Bismillahirrahmanirrahim. The topic I have to discuss is animal tissue and its type. एनिमल टिश्यू सेल्स का हमारे पास जब ग्रुप बनता है तो हमारे पास टिश्यू बनता है और टिश्यू से फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन बनते हैं. ग्रुप ऑफ द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. जब सेल्स का ग्रुप बनता है तो वो डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि ऑर्गन बना रहे होते हैं. जब सेल मिलते हैं तो वो हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ. टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की 4 मेन टाइप्स हैं. एपिथेलियल टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, नर्वस टिश्यू जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ. उसके बाद देखते हैं सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू को. एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ द टिश्यू दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी. बॉडी की सरफेस की कवरिंग पर हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्किन. इट लाइंस वेरियस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़. ऑर्गन्स और कैविटीज़ की लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द रिन्यूएबल शीट ऑफ द सेल. रिन्यूएबल शीट ऑफ सेल मतलब अगर हमारी स्किन है तो उसमें कोई सेल डैमेज हो गए हैं तो उनके पास एबिलिटी होती है रीजनरेट करने के लिए, रिपेयरिंग एबिलिटी होती है. एपिथेलियल टिश्यू दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं. फंक्शन एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. क्लासिफिकेशन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को. एपिथेलियल टिश्यू को 2 बेस पर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, नंबर ऑफ द लेयर एंड द सेकंड इज़ शेप. नंबर ऑफ द लेयर अगर या तो सिंगल हो सकती है और या मल्टीपल होगी तो उसके लिए हम वर्ड स्ट्रेटिफाइड यूज़ करेंगे. जहाँ पर स्ट्रेटिफाइड आएगा तो समझ जाना है कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं. उसके बाद आते हैं शेप्स. तो शेप्स की बेस पर अगर हमें वो स्केल लाइक फ्लैट सेल नज़र आ रहे हैं तो वो होंगे स्क्वामस. उसके बाद अगर वो क्यूब शेप होंगे तो वो हमारे पास होंगे क्यूबाइडल हैं. और अगर हमें सेल कॉलम लाइक नज़र आ रहे हैं तो वो होंगे कोलमनर. Epithelial tissue classified into the 5 types: simple squamous epithelium, simple columnar epithelium, simple cuboidal epithelium, pseudostratified ciliated columnar epithelium और last is a stratified squamous epithelium. जो हमें सिंपल नज़र आ रहे हैं यानी वहाँ पर सिंगल लेयर है. सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी यहाँ पर सेल मल्टीपल हैं नहीं लेकिन नज़र हमें मल्टीपल आ रहे हैं, तो जिसके लिए सूडो स्ट्रेटिफाइड यूज़ हुआ है. और कॉलमनर यानी कॉलम लाइक हैं और वहाँ से सीलिया ओरिजिनेट हुआ है जिसकी वजह से सीलिएटेड बोला गया. स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. सबसे पहले देखते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को. सिंपल यानी सिंगल लेयर होंगे, स्क्वामस यानी फ्लैट सेल, डिस्क शेप न्यूक्लियस होता है इनका. ये हमारे पास लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल, लम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन को देखें तो ये फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन में रोल प्ले कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज़ आ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. सिंपल यानी यहाँ पर भी सिंगल लेयर है, कॉलम यानी इलोंगेटेड सेल हैं जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. सिक्रीट म्यूकस. अब ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गाल ब्लैडर और एक्सक्रीटरी डक्ट पर प्रेजेंट होंगे. इनका भी फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, एंजाइम को एक्सक्रीट करना है, म्यूकस को सेक्रीट करना है. उसके बाद थर्ड है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम. यहाँ पर भी सिंगल लेयर होंगे, क्यूब शेप सेल्स होंगे जैसे पिक में नज़र आ रहे हैं कि क्यूब शेप सेल हैं. अब ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होंगे, किडनी में, थायराइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और ओवरी की सरफेस पर. इनका भी फंक्शन जो है सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन. उसके बाद देखते हैं सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम को. तो यहाँ पर ये कॉलम सेल से मिलकर बने हैं. हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनकी एपिकल सरफेस से. एपिकल सरफेस यानी अपर सरफेस, जैसे कि पिक में नज़र आ रहा है कि सेल की अपर सरफेस से सीलिया ओरिजिनेट हुआ है और नीचे वाली जो सरफेस होती है उसको बेजल सरफेस बोलते हैं. लेकिन सीलिया जो होता है वो एपिकल सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा है जैसे पिक में नज़र आ रहा है. लोकेशन ये हमारे पास ब्रोंकाई की लाइनिंग में, यूरेट्रस ट्यूब और कुछ रीजन यानी से यूरेट्रस की कुछ रीजन पर प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम. इनका फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटेक्शन में. लास्ट देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड यानी यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं. स्क्वामस यानी फ्लैट यानी स्केल लाइक सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. पिक में अगर देखें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम 2 तरह के होते हैं, नॉन क्रिटिनाइज्ड और क्रिटिनाइज्ड. स्क्वामस जैसे कि क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं
तो स्किन पर जब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहाँ पर ये क्रिटिनाइज्ड सेल होते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास ईसोफेगस और वजाइना रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये नॉन क्रिटिनाइज्ड होते हैं। यानी स्किन पर क्रिटन एक्सक्रीट हुआ होता है और ईसोफेगस और वजाइना में नहीं होता क्रिटन। फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, टिश्यू प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी टू अदर बॉडी पार्ट्स. It consists of the cells and extracellular matrix component such as a collagen and elastin. टाइप्स देखें तो दो तरह की टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं वो हैं कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू. सबसे पहले देखते हैं अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान डिफरेंस को. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारे पास लूजली अरेंज हैं, जबकि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेंसली अरेंज हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास इलास्टिक और कोलेजन फाइबर है, कोलास्टन और इलास्टिन फाइबर हमारे पास दोनों में हैं. जब यहाँ पर लूज में हमारे पास लूजली अरेंज हैं इलास्टिक और कोलाजन फाइबर, तो ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि फिब्रस जो होते हैं ये स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे अंडरनीथ स्किन एंड अराउंड द ब्लड वेसल, जबकि जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास टेंडन्स और लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी आर्म्स में जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन वगैरह होती है तो वहाँ पर, एंड आउटर कवरिंग. इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो उसमें फिब्रोब्लास्ट होता है, मास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जबकि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिब्रोब्लास्ट होता है. फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को, तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो गुड है, जबकि फिब्रस जो है वहाँ पर लिमिटेड ब्लड सप्लाई है. इसके बाद पिक में देखते हैं लूज और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू को, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि देखा कि हमने कि वो लूजली अरेंज होते हैं, और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स और लिगामेंट्स आ जाते हैं, जो कि टेंडन्स यानी बोन टू मसल, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन. और इसके बाद देखते हैं एडिपोज टिश्यू को, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फैट. एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं कि फ़ैट की फॉर्म में इनको जो एनर्जी मिल रही होती है पूरी बॉडी से उसको स्टोर कर रहे होते हैं. फैट सेल जो बनते हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टोरिंग एक्सिस एनर्जी. लोकेशन अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन बोन, विद इन एब्डोमेन एंड इन ब्रेस्ट वगैरह में प्रेजेंट होती है. उसके बाद कार्टिलेज को देखिए तो क्या कार्टिलेज फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है. फंक्शन इसका क्या है, सपोर्ट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे कि हमारे आउटर ईयर हो गया, स्केलेटन हो गया एनिमल्स का जैसे शार्क्स का और रेस का, वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है. टाइप देखें तो तीन तरह की टाइप्स हैं, हेयर लाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज. सबसे पहले देखते हैं हेलाइन कार्टिलेज को. हेलाइन कार्टिलेज हमारे पास शॉर्ट, स्मॉल, इलोंगेटेड सेल होते हैं, छोटे से और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. कवर बाय द लैक्यूनाई से कवर होते हैं. ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी अगर हम बाहर से देखें तो अंदर की चीज़ हमें नज़र आ रही होगी. उसके अलावा फाउंड इन द जॉइंट्स, रिब्स एंड नोज़. हमारे जॉइंट्स में, रिब्स में और नोज़ में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो होता है हेलाइन कार्टिलेज. उसके बाद देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज को. इलास्टिक कार्टिलेज में येलो फिब्रो कार्टिलेज होता है, पेरिकोन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ द इलास्टिक फाइबर, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको इलास्टिक कार्टिलेज बोला गया है. कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड सिंगली, इनके अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होता है वो सिंगल होता है. जैसे पिक में देखें कि फिब्रोब्लास्ट हमें नज़र आ रहा है, पेरिकोन्ड्रियम रीजन नज़र आ रहा है. उसके अलावा कॉन्ट्रोब्लास्ट हैं एपिडर्मिस के नीचे, लैक्यूनाई है, कॉन्ड्रोसाइट है, इलास्टिक फाइबर है. इलास्टिक फाइबर जो कि तमाम सेल्स के आसपास हमें नज़र आ रहा है. फिब्रस कार्टिलेज कंटेन कोलाजन एंड द कार्टिलेज सेल, इसमें कोलेजन और कार्टिलेज सेल होते हैं.
टफ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कोलाजन आ गया ना, तो ये वाले जो कार्टिलेज है ये थोड़ा टफ होगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा। फाउंड इन द टेंडन्स और लिगामेंट, जैसे कि हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स में, टेंडन्स यानी बोन टू मसल जो अटैचमेंट होती है, और लिगामेंट्स यानी बोन टू बोन, तो वहाँ पर जो फाइबर एक्सक्रीट होता है वो होता है, फाइबर प्रेजेंट होता है वो होता है कोलाजन फाइबर, जिसकी वजह से इसको फिब्रस कार्टिलेज बोला गया है। कंटेन कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं ब्लड को। तो कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड फ्लूइड लाइक है, तो वो हमारे पास आता है ब्लड। ब्लड में हमारे पास ब्लड कंपोज ऑफ द प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को पूरी बॉडी में। इसके बाद नर्वस टिश्यू को देखते हैं। नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे पास नर्व सेल से मिलकर बना है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन जो कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल है, फंक्शनल जो फंक्शन है वो न्यूरॉन कर रहा है। सपोर्टिंग सेल जो इसके साथ है वो है न्यूरोग्लिया। अब ये हमारे पास कहाँ पर पाए जाते हैं? फॉर्म द नर्वस सिस्टम इन द एनिमल, इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व। पूरी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब फंक्शन क्या है इनका? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। ब्रेन से हमारे कोई भी ब्रेन से जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को भेजते हैं, जो एरिया है जहाँ पर कोई हमें पेन वगैरह फील हुआ है वहाँ पर, और अलाउइंग फॉर द कोऑर्डिनेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। जैसे कि पिक में नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास है सेल बॉडी, उसके बाद उसके आसपास है डेंड्राइट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सॉन रीजन। इनमें दरमियान में हमारे पास नज़र आ रहा है हमें नोड ऑफ रेनवर। नोड ऑफ रेनवर इसमें क्यों होता है कि अगर कभी क्विकली रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो नोड ऑफ रेनवर बड़ा हेल्प करती हैं। जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। और उसके बाद हमें नज़र आ रहे हैं एक्सॉन नज़र आ रही हैं, जो कि नेक्स्ट हमारे पास जो सेल बॉडी है उसमें फिर चलता जाता है और लास्ट पर ये हमें जहाँ पर जिस जगह पर रिस्पॉन्स जनरेट होना है वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पर आता है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है हमारे पास है वो मसल फाइबर से मिलकर बने हैं। मसल फाइबर कंट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे 3 तरह के हमारे पास मसल टिश्यू हैं: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। कार्डियक मसल को देखें तो कार्डियक मसल जो अटैच होता है बोन के साथ। स्केलेटल मसल जो है वो बोन के साथ अटैच होता है। कार्डियक मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, और हमारे हार्ट के जो मसल होते हैं उनको कार्डियक मसल बोलते हैं। स्मूथ मसल जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स में और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल जो हमारे पास हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। हार्ट के पंपिंग के एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से। इसके बाद स्मूथ मसल आते हैं जो कि इनवॉलेंट्री हैं, उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।